हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। जैसे यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं नवंबर अक्टूबर में, अभी अगर ये दोनों को मिलाए तो करीब करीब 1,60,000 के आसपास सेलिंग हो चुकी है। तो मैंने कहा था कि इसको 4 लाख करना है, तो करीब करीब अभी तक 2,40,000 बाकी है। अब 4 लाख हो सकता है, 3.5 लाख भी हो सकती है, तो 2 लाख अभी भी पेंडिंग है कि तो 2 लाख करोड़ का सेलिंग कब तक ख़त्म हो रहा है। तो ये पिछले वीडियो में हम लोग एनालिसिस किए थे। फिलहाल तो देखते हैं कि 2 लाख करोड़ और सेलिंग होता है नहीं होता है, 2 से 2.5 लाख करोड़ का। ठीक है, एफआई की तरफ से। तो अभी तो पूरा जारी है, लेट्स सी, देखते हैं। एफआई डेरिवेटिव डाटा जो मैंने पहले कहा था कि ओवरसोल्ड जोन पे आ चुके हैं, तो एक बार बाउंस बैक होना चाहिए। और हमने देखा कि अच्छा खासा भी बाउंस बैक हुआ मार्केट में। और ठीक है, बड़ी वाली मतलब ओवरसोल्ड इन द सेंस कि यहाँ से तेजी होनी चाहिए, ये डाटा के बेसिस से, एफ एंडो डाटा के बेसिस से। ठीक है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 1-2 हफ्ते के अंदर बहुत बड़ी तेजी हो जाएगी। और मार्केट मूड इंडेक्स जो एक्सट्रीम फियर जोन पे था वो अभी फियर में आ चुका है, तो दैट मीन्स कि अभी भी सस्ता लग रहा है, मतलब इतना भी आ, तेजी के मार्केट में नहीं है। तो उस इस बेसिस पे भी मार्केट में तेजी है। तो ये दो इंडिकेटर जो एफआई और मार्केट मूड इंडेक्स, दो इंडिकेटर के वजह से किया मार्केट में तेजी दिख रहा है कि हाँ भाई, आने वाले टाइम पे हमें तेजी मिल सकता है। बट यहाँ पे अगर आप चीज़ों को देखोगे एडवांस और डिक्लाइन लाइन, तो वो चीज़ अभी तक लो लो काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पे देगा। ये अगर लेट से कि यहाँ तक आ रहा है, तो अगेन विल सी ए काइंड ऑफ सेलिंग प्रेशर, देन विल थिंक ये एक हायर हाई काइंड ऑफ ट्रेंड, सो इट विल टेक सम टाइम टू गो हायर हाई. So then we'll get the confirmation that yes, market is ready for the good move, right? So where we can invest at least some amount at that time. Okay, so एडी लाइन, सो चलिए तो शुरू करते हैं। ये आपके सामने पिछले, ये जो मैंने इंट्राडे की बात बोला था, यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था, कहाँ पे ये जो ब्रेकआउट था, इस ब्रेकआउट पे मैंने बाय किया था। तो फिर नहीं, इस ब्रेकआउट में मैंने बाय करवाया था। इसके ऊपर रखते, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इस ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग बाई किए थे, फिर मैंने एग्जिट करवाया था। देन विल, ये वाला जो है था वो एक्चुअली सेल जोन था, और ये टारगेट जोन था इंट्राडे में। इंट्राडे में 30 to 40 पॉइंट अगर आपको मिलता है तो बहुत बड़ी बात होती है, ये तो आप सबको मत पता है। और ये जब मैंने वीडियो बनाया था लास्ट में, जब मार्केट की क्लोजिंग आवर का टाइम था, तब तक ये 24,151 के आसपास था। तब मैंने कहा था कि ये जो पूरी ट्रेंड है ये ख़त्म होने जा रहा है। तो एक मिनट, बाई बन रहा था, तो मैंने बाई किया था। तो यहाँ पे मैंने तो प्ले कर दिया था, ये तो यूट्यूब पर है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कितना नीचे में, यहाँ पे बोल रहा था कि नीचे आएगा, ये चीज़ फिर अब मैंने एग्जिट करवा दिया। यहाँ पे बाय जब मैं पोस्ट डाला तो 24 से आपको दिखेगा कि 40 पॉइंट 50 पॉइंट का क्या आएंगे ना, यहाँ पे मल्टीपुल रेजिस्टेंस बात 7%। तो ये फॉर्मूला कहने ठीक है। तो एक बार जाके वो देख लीजिए, तो कितना नीचे आया था, 24,150 के आसपास। तभी मैंने वीडियो बनाया था। वो एक बार चलिए हम लोग, नहीं तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये था ना 3 मिनट में, 3 मिनट्स में ये रहा ये कैंडल। तब तक वो आया था 24,110 तक आ गया था। तो करीब करीब 40 पॉइंट्स का फॉल आ गया था। ठीक है ना, इंट्राडे पे। तो इंट्राडे सेटअप जो होते हैं ना, वो क्विक डिसीजन लेना पड़ता है कि अगर देखो एक्चुअली यहीं पे सेल हुआ था, ठीक है ना, तो वो पोस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। चले, ये तो बात हो गई थी इंट्राडे। अब बात करते हैं पूरी वीकली एनालिसिस क्या है क्या नहीं है। तो चलिए
शुरू करते हैं। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। पहले तो मैं निफ्टी की वीकली का एनालिसिस कर लेता हूँ, और जिनको थोड़ी टाइम एनालिसिस के ऊपर जानना है, बहुत लोग पता नहीं क्या क्या बात करते रहते हैं। टाइम एनालिसिस कोई बहुत सारे चीज़ें हैं, साइकिल्स है, ये सब उसको मैं सिखाऊंगा नहीं, बट कुछ बोलूँगा, कुछ पॉइंट्स बोलूँगा, सो दैट विल गेट सम काइंड ऑफ नॉलेज। ओके, तो जिन लोग को वीकली एनालिसिस चाहिए वो इसके बाद वो अपनी वीडियो को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ होगा। चलिए, वीकली एनालिसिस क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने अभी कहा कि मंथली ख़त्म हो गया है। अब मंथली देखो, ये कैंडल जो है वो डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, बट डोजी अगर होता तो बहुत अच्छी होती। और ये तो इंडिकेट कर रहा है कि भाई इसके नीचे थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब 23,280 एज ए क्रूशियल सपोर्ट एरिया, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ मंथली। और यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज भी है डेली में। और जो वीकली में वो कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है कि हाँ भाई अगला हफ्ता हमें बहुत बड़ी बुल में चला जाएगा, जो चीज़ मैंने डेली में बोल दिया था। अब आ जाइए डेली के चार्ट में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब डेली में यहाँ पे कुछ रखा नहीं है, इसको ना हम एक काम करते हैं, इसको 1 आवर कर लेते हैं। तो 1 आवर में क्या है कि यहाँ पे ये जो फॉल हुआ है ना, तो ये चीज़ मुझे जो लगता है ये एक बार यहाँ तक आनी चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न ऐसे ही होते हैं। और एक बार अगर आ गया तो वहाँ से फिर ये कंटिन्यू इस टाइप की कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर जाएगा। और ये चीज़ तो है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर शायद चांसेस बहुत है कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश करेगा। और मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो ये लेवल लो को तोड़ सकता है, यहाँ तक भी आ सकती है, 23,500 600 तक भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये था डेली का मतलब 1 घंटे की एनालिसिस। और इसमें अगर बोलाइंगर बैंड भी प्लॉट कर देना डेली के चार्ट में, देखो क्लियर कट आपको क्या दिखा रहा है। बोलाइंगर बैंड जो है वो क्लियरली लोअर लो पैटर्न बता रहा है। अगर जाएगा तो नहीं, अब तो रेजिस्टेंस जो है वो 24,500, बट अभी के लिए रेजिस्टेंस जो 24,350 है। बट मैं यही बोलूँगा 24,500 दोबारा अटकेगा तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ दिन तक ट्रेड करे, और इसकी जो पैटर्न आने वाले टाइम पे ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये ऐसे होना चाहिए, तब तक ये बोलाइंगर बैंड यहाँ पे आके यहाँ पे रुकेगा। तो उसी वक्त अगर ब्रेकआउट होगा तो फिर तो ऊपर के लिए रास्ता खुल जाएगा। और ऊपर कितना जाना है वो चीज़ भी मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि ऊपर अगर जाएगा तो कितना तक जाएगा। देखो ये 24,757 मिडिल बैंड है, और 25,000 वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, राइट। तो ये था निफ्टी के ऊपर व्यू मेरा। और बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर व्यू क्या है। बैंक निफ्टी को अगर आप वीकली कैंडल देखोगे तो ये डोजी क्यों बना है, ये चीज़ अपने आप को पूछिए, ये डोजी क्यों बना है भाई। इसकी तो गैप अप ओपनिंग हुआ, सब कुछ हुआ, ऊपर से बड़ा वाला तो इसका सिंपल सी मीनिंग है कि अगर ये डोजी गैप के बाद बना रहा है, और इस गैप को अगर आने वाले टाइम पे मतलब इस लोअर लेवल को फॉल कर दे, राइट, और ये कंसोलिडेशन कर फिर तो एकदम से ये वाला लेवल तो आ ही जाएगा, और ये वाला भी लेवल आ जाएगा। तो ये अभी बाकी है इसको फिलअप करने में। तो इसका यह मतलब है बैंक निफ्टी भी नीचे आने की चांसेस ज़्यादा बनता है, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ तक आ सकती है, इवन यहाँ तक भी हम देख सकते हैं, ठीक है ना। और उसी जगह अगर आप 500 देखोगे वो भी गैप को फिलअप नहीं किया। तो मैंने बहुत बार बताया हूँ कि ब्रेकआउट गैप जो होती है वो फिलअप होती है, जो नॉर्मल गैप होती है वो फिलअप हो जाते हैं। तो ये मुझे किस एंगल से ब्रेकआउट गैप लगता नहीं है, ठीक है, देखते हैं कि फिलअप होता है नहीं होता। बट मेरा मानना है कि ये भी नीचे आएगा और इस गैप को फिलअप करने चाहिए। तो अगर सारे निफ्टी 500 और बैंक निफ्टी आएगा तो डेफिनेटली निफ्टी भी आना चाहिए, राइट ना। स्मॉल कैप जो है एकदम से बढ़िया वाला रैली आया है, तो हो सकता है कि यहाँ से जाके फिर ऊपर जाए। तो स्मॉल कैप मिड कैप जितने भी स्टॉक्स है हम बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ सिनेरियो यही है। अभी के लिए क्या है ना, आईटी जो है अगर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों नीचे आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये भी नीचे आएंगे, और ये इसके ऊपर तो हो सकता है कि आईटी ये जो हाई है इस हाई के ऊपर ना जाए। तो ये अगर ऊपर नहीं गया, अगर कहीं पे भी आने वाले टाइम पर अगर ये यू टर्न हो गया, मतलब इस हाई को ब्रेक नहीं किया,
तो फिर तो कंफर्म हो गया कि इसकी जो ट्रेंड है, मतलब ये ऊपर गया फिर यू टर्न हुआ और इसको ब्रेक कर दिया, तो कंफर्म है कि ये जो पहले भी कह रहा था कि ये बहुत नीचे आ सकते हैं, आईटी में सेलिंग आ सकते हैं, तो वो चीज़ शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी के सेक्टर में बहुत अच्छा खासा सेलिंग हुआ था, तो जिस वजह से अभी बाइंग स्लो एंड स्टेडी के बेसिस पे हो रहा है। चाहे सारे सेक्टर की बात करूं तो पीएसयू बैंक में मुझे कोई बड़ी वाली तेजी बिल्कुल दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, पीएसयू बैंक इंडेक्स में। ठीक है, अब तो मार्केट मोटा मोटी देखने जाए तो यही है, कहानी यही है। और देखते हैं एक हफ्ते के बाद क्या होती है। और डाउ जोन्स और नास्डैक जो है वो हायर हाई तो बनते जा रहे हैं, बट यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी रहनी पड़ेगी। और हाँ, जीडीपी जो डाटा हमारा आया था 5 पॉइंट समथिंग, कितना था मुझे एक्चुअली याद नहीं है, 5.5 या 5.6 ऐसा कुछ था, जबकि 6.7 था। मतलब एक्सपेक्टेशन मैंने आपको डेली चार्ट में बता रहा था 6.5 का एक्सपेक्टेशन था, बट उससे बहुत ज़्यादा कम है। तो जीडीपी डाटा कम का मतलब क्या होता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन है, और ये इसका भी असर होने वाला है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भी, वो उसका भी इंडेक्स आना है, चाइना का भी आना है, तो काफ़ी कुछ डाटा इस हफ्ते में आना है। और यूएस मार्केट देखो, ये अभी हायर हाई चल रहा है। नास्डैक देखो, डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन देखो, रसल देखो, या एमएसआई एसएडब्ल्यूआई इंडेक्स देखो, तो किसी भी टाइम पे यहाँ पे एक काइंड ऑफ सेलिंग प्रेशर मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाता है। चाहे वो ये क्या बात कर रहे हैं कि बिटकॉइन, बिटकॉइन भी एक काइंड ऑफ सेलिंग प्रेशर आएगा। तो बिटकॉइन तो यहाँ से तो 1 लाख तो अभी तो उसकी दिन चल रहा है तो चलने दीजिए, वो चीज़ है। अभी आ जाइए कैक डैक्स में एक काइंड ऑफ रिवर्सल ना होना चाहिए, जो चीज़ है देखो डैक्स में भी शुरू हो गया है। डैक्स जो है वो शुरू हो चुकी है। फिट्सी, फिट्सी में देखते हैं अभी तो ब्रेकआउट नहीं आया है। और एमर्जिंग मार्केट जो इंडेक्स है वो बहुत ज़बरदस्त सेलिंग आया था, तो किसी भी टाइम पे यहाँ पे यू टर्न होने की चांसेस ज़्यादा बनता है। हैंगसेंग पता नहीं, हैंगसेंग की चार्ट थोड़ा सा अधूरा दिखता है। अभी जो अभी रिसेंटली वो आया था ना, रसिया यूक्रेन का वार, ऐसा कुछ आया था। तो बट अगर रसिया की इंडेक्स देखोगे यार, यहाँ पे तो डाइवर्जेंस शो कर रहा है, सो दैट मीन्स कि किसी भी टाइम पे यहाँ पे हेवी एक बाइंग टाइप का आप देख सकते हो। और ये देखो डाइवर्जेंस के बाद एक डोजी कैंडल बनाना, मतलब ये होता है आने वाले टाइम पे ये चीज़। तो जिस वजह से ये रसिया जो वार के वजह से एकदम से सेलिंग आया था, वो डर फिलहाल आने वाले टाइम पे वो चीज़ नहीं आएगा, क्योंकि ये इंडेक्स बता रहा है, राइट। और ये था ताइवान, कोरिया, निक्की। निक्की का ऐसा है कि ये मुझे लग रहा था कि ये ट्रायंगुलर पैटर्न है, तो यहाँ से क्या, तो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल तो किसी भी मार्केट में नहीं है, पहले लग रहा था, अभी तो किसी भी मार्केट में नहीं है। किस किस मार्केट में है कि अच्छा खासा एक बाइंग भी नज़रिया दिख रहा है, बट हमारी मार्केट में उतना अभी के लिए तो पॉजिटिव है, बट आने वाले टाइम के लिए शायद ना हो। ठीक है ना, मतलब मोटा मोटी की बात कर रहा हूँ, राइट। तो डॉलर में ये देखो जो गैप फॉल आया, इसकी बहुत बड़ी पॉजिटिव रिलैक्सेशन गोल्ड और मेटल को मिला है। बट यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मोटा मोटी मैं तो यही बोलूँगा 108.5 यहाँ तक आ सकती है। मतलब यहाँ से अगर मैं क्रसर रखूँ तो 2.50% से 3% की रैली हो सकती है। तो इसका सीधा सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट पूरी मार्केट और पूरी कमोडिटी को ही झेलना पड़ेगा। जैसे गोल्ड है, गोल्ड की एकदम से इतनी बड़ी सेलिंग का कैंडल के बाद फर्दर सेलिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी कैंडल बन है, तो फर्दर सेलिंग होना चाहिए, यहाँ तक आनी चाहिए। बट मैं आई एम वेटिंग फॉर द 2400, बट एट दिस टाइम 2450 और 2480 आई एम लुकिंग फॉर दैट। ओके, तो सिल्वर, सिल्वर भी वही है। और ये रहा कॉपर, इट शुड टच एटलीस्ट 3.9295 लेवल एटलीस्ट। एल्युमिनियम देखते हैं क्या हो सकता है, जो जिंक देखते हैं क्या हो सकता है। अब आ जाइए क्रूड ऑयल। सो क्रूड ऑयल में जो है ये काइंड ऑफ जो पैटर्न बना रहा है, सो लेट्स सी, यहाँ पे इसके पास टाइम है कि यहाँ से यू टर्न हो जाए और इस तेजी इसी एरिया को ब्रेकआउट दे दे, बट हो रहा नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर लेट्स से यहाँ तक आए, यहाँ से यू टर्न होने की कोशिश करेगा तो विल टेक सम टाइम टू ब्रेकआउट। तो लेट्स सी
क्या हो सकता है, इसकी जो वीकली कैंडल है क्या है, वीकली कैंडल उतना भी सही नहीं है। पहले तो लग रहा था वीकली कैंडल सही लग रहा था, अभी वीकली कैंडल सही नहीं है। बट मंथली कैंडल अगर आप देखोगे तो भी मंथली कैंडल एक इनसाइडर कैंडल बना के गया है। ठीक है, तो कोई इतना बड़ा कुछ नहीं है, बस था इस मार्केट में जो ट्रेंड वगैरह है, वीकली एनालिसिस खत्म हो गया। अब आ जाइए जिन लोग को वीकली एनालिसिस के बाद कुछ अलग देखना है, मतलब ट्रेंड को टाइम एनालिसिस करनी है, तो उनके लिए ये है। अब वो जो उनको जो वीकली चाहिए वो चीज़ खत्म हो चुका, वो आप लोग जा सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि क्या है, ये लॉक चार्ट में आपको हमेशा चीज़ें ना लॉक चार्ट में देखने की कोशिश कीजिए। लॉक चार्ट और रेगुलर चार्ट में फ़र्क होती है। रेगुलर चार्ट जो होता है वो इस टाइप की मूव आता है, तो लगता है कि यार ये जो कोरोना वाला क्रैश है तो सबसे बड़ा आया था, बट वो ऐसा नहीं है। ये लॉक चार्ट और रेगुलर चार्ट में फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिए तो आपको सबसे बड़ा क्रैश तो ये देखो, बड़ा कंसोलिडेशन, कितना बड़ा दिन का कंसोलिडेशन। इसी पीरियड में अगर आपका पैसा लगाया होगा तो 1992 से लेके 2004, अब समझ लो भाई क्या प्रॉफिट बनाओगे। उसके बाद कोरोना 2008 का अच्छा खासा क्रैश, तो फिर ये चीज़ फिर अभी अभी तक नहीं आया, ठीक है ना। तो लोग कहते हैं कि भाई मार्केट जो है ना वो 30% फॉल हो गया, तो मैं कहीं एक वीडियो देख रहा था कि 30% फॉल हो गया तो बाई कर लो मल्टीप्लाई। तो ये हमारी मार्केट में है, बट टाइम एनालिसिस का क्या कहना है, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको जानना पड़ेगा कि मुझे कब कितना पैसा कब स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे अगर मैं जाके आपको दिखाऊं, लेट्स सी मूविंग एवरेज के बेसिस पे आपने ट्रेड कर रहे हो, राइट। और ये 10-20 वाला सिस्टम ले लेते हैं और 10-20 के बेसिस पे आपने ट्रेड कर रहे हो और ये वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। तो आपने क्या देखा कि जब जब 10-20 वाला के आसपास आता है, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आता है, ये 20 डेज, तो हमें बाइंग आती है। तो हम क्या करेंगे भाई, हमारी तो सेटअप तो बहुत अच्छा है कि हमने तो बहुत अच्छा प्रॉफिट। तो कोई भी सेटअप, कोई भी रूल हमेशा नहीं चलता, कभी ना कभी वो आपको गलत साबित हो जाता है। तो आपको वहां पे तैयार करना पड़ेगा कि मुझे अगर इसके नीचे गया तो क्या करना पड़ेगा। देखो हमने यहाँ पे देखा कि एक काइंड ऑफ सपोर्ट पोजीशन लिया, यहाँ पे लिया, बट जैसे ही इसके नीचे ट्रेड होने लगा, कभी भी इस पॉइंट पे आपको देखोगे, इस पॉइंट पे नीचे ट्रेड नहीं हुआ था, इस पॉइंट पे इसके आसपास ट्रेड होता। बट जब नीचे ट्रेड हुआ तो आप वो वाला सेटअप मत यूज करो जो इस सेट या इस जगह में प्रॉफिटेबल हुआ था। दैट मीन्स कि आपने यहाँ पे क्या किया ना, बाय एंड होल्ड वाला स्ट्रेटेजी, बट यहाँ पे बाय एंड होल्ड वाला नहीं करना है। सो दैट मीन्स जो ट्रेंड यहाँ से चल रहा था इस पॉइंट से, तो कहीं ना कहीं ये एंडिंग हो चुकी है। सो दैट मीन्स कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट रूल है कि मैं 100% इन्वेस्ट कर लिया, तो उस टाइम पे आपको मनी मैनेजमेंट पार्ट देखनी चाहिए। उस टाइम पे आपको कौन सा सेक्टर पे लगाना चाहिए, उस टाइम पे आपको कितना कैश में बैठना है, कितना स्टॉक रखना है, क्या करना है, ये डिसाइड करनी चाहिए। ना कि आपको वो स्टॉक में चला रहे, फिर ब्रेकआउट मिल गया चलो बाई कर लो, तो क्या होगा उस बेसिस पर अगर करोगे तो फिर दोबारा लॉस हुआ तो फिर आप ये जो फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हो तो फिर ये गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको जानना पड़ेगा फार्मूला कहाँ पे करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर क्रॉस नहीं दिया था, ठीक है, तो आप 20 डे मूविंग एवरेज के बेसिस पे अपने बाई कर लेते हो, 15-20% को ऊपर स्टॉक में निकल जाते हो, या 30%, 40%, 50% के ऊपर निकल जाते हो, बात सही है। बट यहाँ पे देखोगे ये 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे कितने दिन, कितना कैंडल, 2, 3, 4, 5 कैंडल, 6 कैंडल के 5 वीक्स कैंडल जो ट्रेड हुआ। सो दैट मीन्स कि हाँ ठीक है, यहाँ से ऊपर तो गया, बट आपको समझना पड़ेगा भाई ये क्यों हुआ और ये कितने दिनों के बाद यहाँ से हुआ, ये आया इसे। तो क्या ये वाला करेक्शन जो तेजी है, ये वाला तेजी क्या इतने ही करेक्शन में खत्म हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना, इसके लिए समय लगेगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपके दिमाग में होनी चाहिए नहीं, तो फिर तो ये डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है या एक काइंड ऑफ करेक्शन, तो फिर वो वाला फॉर्मूला। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वेट करना पड़ेगा एक अच्छा खासा नीचे आने के लिए,
या पूरी मार्केट के लिए नीचे आने तक। देखो यहाँ पे डाइवर्जेंस आया, पूरी मार्केट में बाइंग आई, यूएस मार्केट में बाइंग आई, तब जाके आप यहाँ इसकी ब्रेकआउट पे पैसा लगाओ। ठीक है, तो ये क्योंकि अगर आपने दोबारा यहाँ पे बाई कर लिया, दोबारा बाई कर लोगे, तो यहाँ पे बोलोगे यार नहीं यार मैं तो फंस गया था, तो जो रूल यहाँ पे अप्लाई किया था ना वो फिर अप्लाई नहीं यहाँ पे नहीं करोगे। समझ में आया? तो कोई भी रूल हमेशा नहीं चलता। तो आपको अगर यहाँ पे देखो एकदम से ये कंसोलिडेशन हुआ, ये यहाँ पे हुआ, तो क्या हुआ, ये जो कंसोलिडेशन पीरियड खत्म हुआ ना, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई ये तेजी का ही कंसोलिडेशन पीरियड खत्म हुआ। सो दैट मीन्स कि यहाँ से जो तेजी चलेगी एक नई ट्रेंड होगा। सो नया ट्रेंड का मतलब होता है ये वाला ट्रेंड आनी चाहिए। उससे क्या करना है आपको, ये देखना है अच्छा नया ट्रेंड में अगर वो हायर हाई काइंड ऑफ 20 और 20 को रेस्पेक्ट देकर ऊपर चल रहा है, तो मुझे कौन सी फार्मूला यूज करनी है सेल बाई और सेल के लिए, तो फिर आपने ये पुराना फार्मूला भी यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे कभी भी इसके ज्यादा दिन तक क्रॉसओवर नहीं दिए, एकदम से ये देखो ये कैंडल आया, 2 कैंडल के 2 वीक्स के बाद तीसरे वीक, तो ये वाला वो वाला जो आपका पहला फॉर्मूला था 10-20 के पास जैसे आएगा प्राइस, तो मैं इन पे मैं बाई करूंगा और बाय एंड होल्ड वाला, और 30-40% 50% काइंड ऑफ रिटर्न बना होगा, तो ये अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और उससे क्या, उसके बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पे ज्यादा दिन तक नहीं रहा, बट यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 6 कैंडल हो गया। जो यहाँ पे क्वेश्चन था वो यहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि जो 20 के आसपास आ गया तो मैं बाई कर लूँ और इतना बड़ा टारगेट रख लूँ, नहीं ना। तो यहाँ पे देखो ये कमिंग मतलब आने वाले टाइम पे मार्केट क्या होनी चाहिए कि वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, मल्टीपल थिंग, मतलब यू कैन थिंक कि ये जो ऊपर जा रहा है फिर एकदम से नीचे आएगा, ये चीज हो जाए। तो इस जगह में आपने क्या करना है, इस जगह में वो वाला नहीं अप्लाई करनी है जो 10-20 का फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है। आप इसको कंसोलिडेशन होने दो, मतलब इस तेजी का ये कंसोलिडेशन, और ये कंसोलिडेशन जैसे निकलेगा फिर 10-20 का अप्लाई कर लो। बात समझ में आया? ये होती है टाइम एनालिसिस। तो कितना टाइम, अब अभी क्या है ना वो टाइम पे चला गया करेक्शन का। अब किसी भी चीजों को देखोगे यही होता है और यही चलता है, चाहे मैं वीकली दिखाऊं चाहे मंथली दिखाऊं, कोई भी चीज, चाहे मैं इसको ये काम करता हूं, इसको लॉक चार्ट में ये देखो 2008 का यहाँ पे चल रहा था, हमने क्या देखा कि कभी भी 20 डिमा के नीचे नहीं आया मंथली के, ठीक है ना, कभी नहीं आया। बट जब आ गया ना तो क्या करना है आपको, इन्वेस्ट करना है फ्रेश? नहीं करना है। और ये कब आया, कितने दिनों के बाद आया? 2003 में शुरू हुआ था, 2008 में सेलिंग आया, मतलब 5 साल का जो तेजी है, तो क्या एक 5-6 महीने में खत्म हो गया? ये चीज अपने आप को पूछो। सो दैट क्या होगा, आपकी 100% जो इन्वेस्टमेंट से अगर 30% भी आपके पास कैश है ना, तो भी आपकी पोर्टफोलियो कंपाउंडिंग अर्निंग के बेसिस पे 20% के बेसिस पे बढ़ेगा। 6,000 जो है ना 20% के बेसिस पे बढ़ेगा। तो कब करना है कब नहीं करना ये चीज देखो, वो मत देखो कि मार्केट यार बहुत नीचे आ गया, मार्केट में इकोनॉमी की डाटा सही है, जीडीपी डाटा सही है, क्या होगा मैं चलो इन्वेस्ट कर लेता हूँ। नहीं, मार्केट 10 कदम आगे चलता है। अब देखो जीडीपी डाटा खराब आ गया तो सारे जन खराब खराब लिखेंगे। बात समझ में आया? नेगेटिव नेगेटिव लिखेंगे। जीडीपी डाटा ठीक आ जाएगा तो इकोनॉमिक जो डाटा होता है उस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता, कभी नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता तो कोरोना का टाइम पे सबसे ज्यादा इकोनॉमिक डाटा खराब था, माइनस में चला गया था, तो फिर तो मार्केट बढ़ गया ना। तो चीजों को ये चीज है कि आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये क्या क्या बना के रखा है कि ये काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाया था काफी, और जैसे ही निकला तो आपको समझना पड़ेगा कि ये यहाँ से 92 से लेके 2003 10 साल तक मोटा मोटी एक चैनल में ट्रेड हुआ एक में, और ये यहाँ से निकल रहा है। सो दैट मीन्स कि ये कोई छोटी ट्रेंड नहीं आने वाला, ये एक बहुत बड़ी
ट्रेंडिंग मूव होने वाली है और हमें एग्जैक्टली देखा ट्रेंडिंग मूव। जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा टारगेट। क्या होता है, एक चीज समझ लो, ट्रेंडिंग होता है देन कंसोलिडेशन, फिर ट्रेंडिंग होती है फिर देन कंसोलिडेशन। ये होती है मार्केट की बिहेवियर। फिर ट्रेंडिंग होती है देन होता है तो आप अगर इस बिहेवियर को जान लिए ना, ट्रेंडिंग में कब कौन सी वाला स्ट्रेटेजी यूज करनी है, कंसोलिडेशन में कौन सा वाला स्ट्रेटेजी यूज करनी है। जो आपको ट्रेंडिंग में 50 से 60% के टारगेट आप ले रहे थे, क्या आप कंसोलिडेशन में वो 50 से 60% टारगेट लोगे क्या? नहीं ना, ओनली 15 to 20% का टारगेट ले लोगे। बात समझ में आया? जैसे मैं अभी अभी कह रहा हूँ, यहाँ पे देखो, अभी क्या कह रहा हूँ कि ये तो मंथली की बात हो रही थी। अभी हम लोग अभी आ जाते हैं वीकली में। हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये कंसोलिडेशन पे जा रहा है। कंसोलिडेशन मतलब एक काइंड ऑफ करेक्शन, ठीक है ना। तो आने वाले टाइम पे ये जा रहा है या ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैं 50% के टारगेट देखूं? अभी मुझे लगता है कि यहाँ से निफ्टी बढ़ना चाहिए 25,000। तो अगर 25,000 में टारगेट देख रहा हूं तो निफ्टी में कितना परसेंट बढ़ेगा? और ऑफली कैलकुलेट क्या करोगे, निफ्टी में 25,000 25,000 अगर यहाँ से ऊपर से लेके अगर 25,000 के तक लिखूं तो करीब करीब 60%। तो टॉल लोअर लेवल से तो कोई नहीं इन्वेस्ट करता। तो मोटा मोटी अगर आप बात करें तो 5% की मूव आप देख सकते हो। मतलब निफ्टी में। तो अगर मैं 5% की मूव निफ्टी में देख रहा हूं तो स्टॉक इजीली 10% की तेजी हो सकता है। और जो मिड कैप स्मॉल कैप है वो भी 15% की हो सकती है। तो हमारी टारगेट कितनी होनी चाहिए अभी के लिए? 10 to 15%, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। मतलब 15% भी बहुत हो गया, 10%, क्योंकि निफ्टी 5% मूव कर रहा है तो इसका डबल ले रहे हो तो 10%, तो एटलीस्ट आप 8 to 10% का टारगेट ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे 50% के टारगेट लोगे तो फंसने के अलावा कुछ नहीं है। बात समझ में आए? तो उस बेसिस पे फिर टारगेट चेंज होता है। अगर मान लो कि मार्केट ऐसे गया फिर ऐसे गया और ये ऐसे गया वैसे गया, तो यहाँ पे जो फर्दर ब्रेकआउट आएगा आने वाले टाइम पे ये ट्रेंडिंग मूव होगा। तो यहाँ पे आपको 10% लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 50%, 40%, 30% काइंड ऑफ मूव लेने की जरूरत है। बात समझ में आया? तो कोई भी फॉर्मूला जो है ना वो हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता है। याद रखो इस चीज को। इस चीज को कोई नहीं बता रहा है, सिर्फ बता रहा है आप ये देखो 10% गिरा था, इस बार 10% गिरेगा, इस बार 10%। नहीं, हमेशा 10% गिरता है ये कोई है ही नहीं। मतलब हमेशा ही गिरेगा 10%, ऐसा कोई कहीं लिखा हुआ है क्या? कहीं नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, ये चीज कितना गिरा? 17%। तो फिर ये कितना गिरा? 10%। हम कैसे डिसाइड करें कौन सा वाला 10% होगा? ये देखो 6%। कौन सा वाला 10%? ये देखो ये है 6 से 8%। और ये अभी तक 10%। तो कैसे डिसाइड करें कि ये 10% में बॉटम हो जाएगा? ऐसा ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हमारे लिए एक इजी मेथड होनी चाहिए। जैसे मैंने एक इजी मेथड बताया, मूविंग एवरेज के बेसिस पे एटलीस्ट आप तो पता लगा सकते हो ना कि मुझे यहाँ पे कितना फॉल होनी चाहिए। अब फिर क्वेश्चन ये दिमाग में आएगा, कैसे पता लगेगा कि मार्केट यहाँ पे बॉटम आउट हो गया? देखो, बॉटम आउट होने का संकेत जो होता है वो एक चार्ट से होता नहीं है। जैसे मल्टीपल डाइवर्जेंस आना चालू हो जाएगा, डॉलर में टॉप बननी चाहिए, यूएस मार्केट में जो फॉल आया है उस फॉल में कहीं ना कहीं बाइंग दिखनी चाहिए। अभी तो उनकी मार्केट में फॉल नहीं आया, तब जाके समझ में आएगा कि हाँ ये बॉटम जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, पहले भी कर रहा था। ये क्या है? सेंसेक्स की चार्ट। निफ्टी के चार्ट के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ 21,000 या 22,000 आना चाहिए। तो मैं जाके देखूंगा कि भाई 22,000 में ये सारा चीज जो है मेरा मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, डॉलर यूएस मार्केट ये सारे चीज मैच हो रहा है, तो फिर तो मैं 22,000 में बाई करूंगा। अगर नहीं हो रहा है फिर वो नीचे का इंतजार करूंगा कि हाँ भाई 21,000 क्या 20,000 पे हो रहा है। बात समझ में? तो उस बेसिस पे फिर पता लगेगा एग्जैक्ट। मान लो कि 21 या 22 में बटन बना और 22 में मैंने बाई नहीं कर पाया, ठीक है ना। और ये कंफर्मेशन आते आते, जैसे कंफर्मेशन में हमेशा कहता हूँ कि हायर लेवल पे आता है, और ये कंफर्मेशन मान लो कि ऐसे गया
और ये ऐसे आ गया और ये ऊपर गया, ठीक है ना, और मुझे कंफर्मेशन यहीं कहीं मिला, वो भी 24,000 पे मिला, मान लो 24,000 पे मिला, आज की जो प्राइस है उसी प्राइस में मिला कंफर्मेशन, तो कोई गलत नहीं है। यहाँ पे कंफर्मेशन मिला, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, आप इसको होल्ड ही करोगे क्योंकि आपको पता है कि कंफर्मेशन मिलना चालू हो चुका है बाकी के मार्केट से, तो मैं यहाँ पे होल्ड करूंगा क्योंकि थोड़ी बहुत पैनिक बाकी है मार्केट को भी पूरा करने। और ये जैसे ही पैटर्न बुल पैटर्न बनाया और जैसे ही क्रॉस किया, जैसे ही ऊपर की रैली की कंफर्मेशन आना चालू हो गया, तो फिर आप उसको होल्ड करो। आप अगर यहाँ पे इसी 24,000 इन्वेस्ट करोगे और यहाँ पे इन्वेस्ट करो, दोनों में फर्क है। यहाँ पे 24,000 इन्वेस्ट करोगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं जब भी ब्रेकआउट आया नहीं आएगा तो आप यहीं पे निकल जाओगे, क्योंकि एक पेशेंस होता है। जब आपके पीरियड मतलब टाइम पीरियड को एनालाइज नहीं करोगे कि मुझे कितना दिन तक होल्ड करना है, ये कब ब्रेकआउट देगा, तो फिर क्या होता है ना, जब भी पेशेंस हट जाता है, मतलब आप जब अपनी कॉन्फिडेंट लूज करते हो तभी मार्केट बढ़ता है, और कॉन्फिडेंट लूज तभी होते हैं जब ब्रेकआउट के टाइम आता है। ये मानते हो नहीं मानते हो, ये होती है। ये छोटी छोटी स्टडी मैं हमेशा कोशिश करूँगा हर वीकली में लेके आता रहूँगा। तो जिन लोग मेरा लास्ट तक बने रहे तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्त लोग के साथ फॉरवर्ड कीजिए। और रहा ये इंट्राडे की सेटअप, जिन लोग नहीं देख रहे हैं जाके एक बार देखिए। मैं इंट्राडे की सेटअप कहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो। मैं जनरली क्या करता हूँ, ये यूट्यूब है, मतलब मैं चैनल मेरा है, यहाँ पे इसका आप जाके वीडियो देख सकते हो, नहीं तो कम्युनिटी पोस्ट में मैं डालता हूँ, वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो ब्रेकआउट का। क्योंकि इतनी क्विक डिसीजन लेना पड़ता है तो फिर वो पॉसिबल नहीं होती है। तो वो एजुकेशन के लिए है कि इंट्राडे की टारगेट कैसे क्या कब कहाँ ले, तो वो चीज़ के लिए मैंने सोचा कि एक शुरू कर दूं, तो इस चीज़ के लिए। और जिन लोगों को नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मत देखो यार, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।